आज की हमारी चर्चा एक ऐसी मशीन के बारे में है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उसकी असल कहानी नहीं। ये वो मशीन है जिसने 19वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल लड़ाई यानी वॉर ऑफ करंट्स का फैसला किया था। एडिसन और टेस्ला की लड़ाई। हाँ, एक तरफ थे थॉमस एडिसन और उनका डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, और दूसरी तरफ निकोला टेस्ला और उनका ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। और इस लड़ाई को जिताने वाली मशीन थी ऑल्टरनेटर। बिल्कुल। आज हमारे पास जयपुर के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फागी का एक दस्तावेज है जो इसके बिल्कुल बुनियादी सिद्धांत को समझाता है। तो आज हम इसी दस्तावेज को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस साधारण से दिखने वाले सिद्धांत ने पूरी दुनिया को रोशन करने का रास्ता कैसे खोला। ये बहुत दिलचस्प शुरुआत है क्योंकि अक्सर लोग ऑल्टरनेटर को सिर्फ एक पुर्जा समझते हैं, पर यह सच में एक क्रांतिकारी आइडिया था। एडिसन का जो डीसी सिस्टम था वो कुछ किलोमीटर से ज्यादा दूर बिजली भेज ही नहीं सकता था। अच्छा, तो मतलब हर मोहल्ले में एक पावर प्लांट लगाना पड़ता। हाँ बिल्कुल। जबकि टेस्ला का विजन था कि एक ही पावर प्लांट से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बिजली भेजी जा सके। और उसका जरिया था एसी, जिसे पैदा करने वाली मशीन थी ऑल्टरनेटर। आज का हमारा सोर्स दस्तावेज हमें उसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर वापस ले जाता है, एक चुंबक और तार का वो जादुई रिश्ता जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए उस जादू की तह तक चलते हैं। दस्तावेज के मुताबिक ऑल्टरनेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब घूमने की ताकत को एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। ये तो हुई एक तरह से किताबी परिभाषा, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊर्जा का रूपांतरण, या कह सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन। अब देखिए, ऊर्जा बना नहीं सकते, सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे एक डैम में पानी की ताकत टरबाइन को घुमाती है, ये हुई मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। या कोयले वाले पावर प्लांट में भाप टरबाइन को घुमाती है। अब इस घूमने की ताकत को बिजली में कैसे बदला जाए, यही ऑल्टरनेटर का काम आता है। ये उस घूमते हुए टरबाइन से जुड़कर उसकी मैकेनिकल एनर्जी को खींचता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पूरे पावर ग्रिड की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक तरह का एनर्जी ट्रांसलेटर हो गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है कि ये होता कैसे है। दस्तावेज में एक बड़ा सरल सा चित्र है। दो चुंबक हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और उनके बीच एक तार का लूप घूम रहा है। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है। और यहीं पर फिजिक्स का एक सबसे खूबसूरत सिद्धांत काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। हाँ, कहानी यह है कि फैराडे ने देखा कि जब भी कोई तार एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है या मैग्नेटिक फील्ड की अदृश्य रेखाओं को काटता है, तो उस तार में अपने आप एक वोल्टेज पैदा हो जाता है। वोल्टेज, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। ये एक तरह का विद्युत दबाव है। मतलब अगर मेरे पास एक चुंबक है और एक तार है, और मैं दोनों में से किसी एक को भी दूसरे के पास हिलाऊं, तो तार में बिजली पैदा हो जाएगी। एग्जैक्टली यही वो आहा मोमेंट था। उस दस्तावेज के चित्र में चुंबक अपनी जगह स्थिर हैं और उनके बीच एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। जब तार का लूप, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, उस फील्ड के अंदर घूमता है, तो वो लगातार उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता है। और हर बार जब वो उन्हें काटता है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का लगता है, मतलब वोल्टेज पैदा होता है। और अगर वो तार एक बंद सर्किट का हिस्सा है तो करंट बहने लगता है। बस यही है बिजली बनाने का राज। एक चुंबक, एक कंडक्टर और दोनों के बीच में मूवमेंट। ओके, तो बिजली पैदा हो गई, लेकिन वो अभी भी उस घूमते हुए तार के अंदर है। अब असली दुनिया की प्रॉब्लम आती है। आप उस बिजली को उस घूमते हुए लूप से बाहर कैसे निकालेंगे? अगर सीधे तार जोड़ दिए तो वो तो घूमकर उलझ जाएंगे और टूट जाएंगे। बहुत सही सवाल। और यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। दस्तावेज में दो और हिस्सों का जिक्र है, स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस। स्लिप रिंग्स, सोचिए, वो घूमता हुआ तार का लूप दो मेटल के छल्लों यानी स्लिप रिंग से जुड़ा है, और ये छल्ले भी लूप के साथ साथ घूमते हैं। अच्छा। अब बाहर दो कार्बन के ब्लॉक, जिन्हें ब्रश कहते हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और इन घूमते हुए छल्लों को हल्के से छूते रहते हैं। अच्छा, तो करंट घूमते हुए लूप से घूमते हुए स्लिप रिंग्स में जाता है, और फिर जो स्थिर ब्रश हैं वो उसे छूकर करंट को बाहर के सर्किट में ले आते हैं। बिल्कुल। ये तो एक घूमने वाले सिस्टम और एक स्थिर सिस्टम के बीच एक पुल की तरह हो गया। काफी स्मार्ट सोल्यूशन है। ये बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट सोल्यूशन है। ये बिना किसी उलझाव के लगातार बिजली का ट्रांसफर होने देता है।
और मजे की बात यह है कि यही स्लिप रिंग्स इस बात के लिए भी जिम्मेदार हैं कि हमें जो करंट मिलता है वो ऑल्टरनेटिंग क्यों होता है। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। इस मशीन का नाम ऑल्टरनेटर क्यों है? ये ऑल्टरनेट या प्रत्यावर्ती का क्या मतलब है? डीसी की तरह एक सीधी, एक जैसी बहने वाली बिजली बनाना ज्यादा आसान नहीं लगता? क्यों ये आगे पीछे होने वाला करंट बनाया गया? यहीं पे टेस्ला की जीत और एडिसन की हार का राज छुपा है। पहले समझते हैं कि ये बनता कैसे है। जब लूप का एक हिस्सा, मान लीजिए सिरा ए, घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर की तरफ जाता है तो करंट एक दिशा में बहता है। ठीक है। लेकिन जब वो आधा चक्कर पूरा करके नीचे की तरफ आने लगता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उल्टी दिशा में काटता है। अच्छा। इसका नतीजा करंट भी अपनी दिशा बदल लेता है। मतलब हर आधे चक्कर में करंट पलट जाता है, एक बार क्लॉकवाइज तो अगली बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और क्योंकि लूप लगातार घूम रहा है, ये दिशा बदलने का सिलसिला भी लगातार चलता रहता है। बिल्कुल। और इसी आगे पीछे होने वाले फ्लो को हम ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। स्लिप रिंग्स ये पक्का करते हैं कि ये बदलती हुई दिशा वाला करंट जैसा का तैसा बाहरी सर्किट तक पहुंच जाए। तो फिर सवाल वही है, ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब ट्रांसमिशन में है। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अच्छा। तो पावर प्लांट में बिजली पैदा हुई, उसे हजारों वोल्ट तक स्टेप अप किया, पतले तारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया और फिर आपके शहर के पास उसे स्टेप डाउन करके सुरक्षित 220 वोल्ट पर आपके घर तक पहुंचा दिया। और डीसी के साथ ये मुश्किल था? उस जमाने में लगभग नामुमकिन था। एसी ने बिजली को लोकल से ग्लोबल बना दिया। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ऑल्टरनेटर सिर्फ बिजली नहीं बना रहा था, ये एक ऐसी तरह की बिजली बना रहा था जिसे दूर तक भेजा जा सके। ओके, तो अब हम इस दस्तावेज के सिंपल डायग्राम को देखते हैं। एक घूमता हुआ तार और स्थिर चुंबक। क्या हमारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स में लगे विशाल जनरेटर भी ऐसे ही काम करते हैं? यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। सिद्धांत तो यही है कि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, लेकिन असल दुनिया में बड़े ऑल्टरनेटर्स में इंजीनियरों ने इस डिजाइन को कह सकते हैं कि 180 डिग्री घुमा दिया है। मतलब? वहां पर तार यानी कंडक्टर स्थिर रहता है और भारी भरकम चुंबक उसके अंदर घूमते हैं। रुकिए, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ऐसा क्यों? एक हल्की तार की कुंडली को घुमाना तो एक कई टन के चुंबक को घुमाने से कई ज्यादा आसान होना चाहिए। ये तो समझ नहीं आया। पहली नजर में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ठोस इंजीनियरिंग कारण है। सोचिए, एक बड़े पावर प्लांट का जनरेटर हजारों एम्पियर का करंट पैदा कर रहा है। अब आप इतने हैवी करंट को एक घूमती हुई चीज से स्लिप रिंग्स और ब्रश के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी गर्मी पैदा होगी, स्पार्किंग होगी। जबरदस्त गर्मी, भयानक स्पार्किंग और ब्रश कुछ ही घंटों में घिस के खत्म हो जाएंगे। मेंटेनेंस से कभी न खत्म होने वाला सरदर्द बन जाएगा। अच्छा, तो ये सेफ्टी और भरोसे की प्रॉब्लम है। अगर करंट ले जाने वाले तार स्थिर हों तो आप उन्हें सीधे बाहरी ग्रिड से जोड़ सकते हैं। कोई ब्रश नहीं, कोई स्पार्किंग नहीं। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं स्टेटर, क्योंकि ये स्टेशनरी रहता है। और जो घूमने वाला हिस्सा है यानी चुंबक, उसे कहते हैं रोटर। स्टेटर और रोटर। अब रोटर के चुंबक को काम करने के लिए भी थोड़ी बिजली चाहिए होती है, जिसे एक्साइटेशन करंट कहते हैं। लेकिन ये करंट मेन आउटपुट करंट के मुकाबले बहुत बहुत कम होता है। तो इंजीनियरों ने कहा, हम भारी भरकम आउटपुट करंट को स्टेटर से निकालेंगे और बस थोड़ा सा एक्साइटेशन करंट स्लिप रिंग्स के जरिए घूमते हुए रोटर को देंगे। तो ये डिजाइन कहीं ज्यादा सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद है? बिल्कुल। तो वो आईटीआई का दस्तावेज सिद्धांत समझाने के लिए परफेक्ट है, लेकिन असल दुनिया की विशाल मशीनों ने उसी सिद्धांत को एक ज्यादा प्रैक्टिकल रूप दे दिया है। ये तो कमाल की इंसाइट है। मतलब डिजाइन का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्केल पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है। हमारे घरों में बिजली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आती है। इसका इस घूमने की प्रक्रिया से क्या लेना देना है? बहुत जरूरी सवाल है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि करंट एक सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। 50 बार? हाँ, 50 बार आगे और 50 बार पीछे, यानी 50 साइकिल प्रति सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे ऑल्टरनेटर के घूमने की रफ्तार पर निर्भर करती है। भारत में जो सबसे आम डिजाइन है उसमें चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए इस रोटर को ठीक 3000 चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम की रफ्तार से घूमना पड़ता है। एक चक्कर भी कम या ज्यादा नहीं। 3000 आरपीएम, ये तो बहुत ही सटीक है।
और इसका मतलब ये हुआ कि देश के हर पावर प्लांट में लगा हर ऑल्टरनेटर ठीक इसी रफ्तार से और एक दूसरे के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर घूम रहा है। हाँ, और इसी को ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों ऑल्टरनेटर्स एक अदृश्य लय में एक साथ घूम रहे हैं। अगर एक भी सिंक से बाहर हुआ तो? अगर कोई एक जनरेटर भी इस सिंक से बाहर हो जाए तो पूरे ग्रिड पर भयानक दबाव पड़ सकता है और बड़ा पावर कट हो सकता है। अच्छा। इसीलिए ग्रिड को मैनेज करना इतना जटिल काम है। वो सब कुछ उस एक साधारण से सिद्धांत पर टिका है, एक तार और चुंबक का घूमना, बस। उसे अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ किया जा रहा है। वाह। तो आज हमने जयपुर ITI के एक दस्तावेज से शुरू करके ये समझा कि ऑल्टरनेटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो स्मार्ट इंजीनियरिंग समाधानों का एक बंडल है। ये वो मशीन है जिसने AC को जितवाया, जिसने बिजली को दूर दराज तक पहुंचाना मुमकिन किया। और हमने ये भी देखा कि कैसे सिद्धांत को असल दुनिया में लागू करने के लिए इंजीनियरों ने डिजाइन को ही पलट दिया। तारों को स्थिर रखकर चुंबकों को घुमाया ताकि सिस्टम सुरक्षित और कुशल बन सके। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांत को जब बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है तो कितनी नई और दिलचस्प चुनौतियां सामने आती हैं और उनके कितने अनोखे समाधान निकाले जाते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की कहानी है। आज की इस पूरी चर्चा ने वाकई इस विषय की गहराई को सामने ला दिया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य के सवाल पर लाकर खड़ा करता है। वो क्या? देखिए, 100 साल से ज्यादा समय से इस घूमने वाले ऑल्टरनेटर ने हमारे इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड पर राज किया है। ये AC ग्रिड की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आज सोलर पैनल और बैटरी जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जो स्वाभाविक रूप से DC पावर पैदा और स्टोर करती हैं। सही बात है। तो हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां हमारे पास बड़े बड़े AC पावर प्लांट भी हैं और लाखों छोटे छोटे DC पावर सोर्स भी हैं। ये एक तरह की नई वॉर ऑफ करंट्स है जो इस बार ग्रिड के स्तर पर नहीं बल्कि हमारे घरों और शहरों के अंदर लड़ी जा रही है। सवाल ये है कि भविष्य का पावर सिस्टम कैसा दिखेगा? क्या ऑल्टरनेटर का राज हमेशा कायम रहेगा या हम एक हाइब्रिड AC-DC भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।